हाय बच्चों, मैं जितेंद्र सर UPPCL 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट और चुनिंदा क्वेश्चन। आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। तो मेरे बच्चों, यहाँ पहला क्वेश्चन आता हुआ जो कि परीक्षा का ही क्वेश्चन है, डीसी मशीन से है। और ये डीसी की मशीन है, उसका जो आर्मेचर होता है, ठीक है, आर्मेचर जनरली हम आपको दिखा रहे हैं कि आर्मेचर होता क्या है वास्तव में, कि आर्मेचर जो है कैसा होता है और कैसा दिखता है, इसकी कंडीशन क्या होती है। तो यहाँ देख लीजिए, ये मशीन जो है, इतना जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको मोटर का, ये जनरली आर्मेचर कहलाता है, ठीक है। इसको हम आर्मेचर कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये खांचे बने होते हैं, ठीक है, खांचे बने होते हैं। और ये जो स्लॉट दिखाई दे रहा है दोनों तरफ, ये बियरिंग के लिए रहता है। इसके अंदर ये जो है, ये पार्ट जो है, ये शाफ्ट है। इस भाग को हम कम्यूटेटर कहते हैं। कम्यूटेटर जो है वो किसका बना होता है? नॉर्मली कम्यूटेटर कापर के सेगमेंट का बना हुआ होता है। हार्ड ड्राउन कापर, कठोर कर्षित तांबे की पत्तियों से ये कम्यूटेटर बना हुआ होता है। इसी पर रगड़ते हैं क्या? ब्रुश। ब्रुश किसके बने होते हैं? ब्रुश जनरली ग्रेफाइट के, कार्बन के और कॉपर मिश्र धातु के बने हुए होते हैं। यहाँ पर ये उठा हुआ जो पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ से जनरली देख सकते हैं, यहाँ से ये ऊपर की तरफ जो उठा हुआ भाग है ये चारों तरफ, ठीक है, इसको जो है राइजर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है उठा हुआ? ये राइजर है। और इसको हम जनरली कहते हैं क्या? कॉपर सेगमेंट। ये कम्यूटेटर कहलाता है। कम्यूटेटर एक ऐसा पार्ट होता है जो AC सप्लाई को DC सप्लाई में और DC सप्लाई को AC सप्लाई में रूपांतरित करने का कार्य करता है। और जो ये कॉपर के जो सेगमेंट आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये पत्तियां खंड से, इनके बीच बीच में कुछ, इनको एक खंड को दूसरे खंड से विभाजित या अलग करने के लिए या विद्युत रोधित करने के लिए इसमें माइका भरा जाता है, ठीक है। माइका जो होता है उच्च प्रतिरोधी पदार्थ होता है। अब ये जो पत्तियां जो यहाँ पर जो खांचे दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं सिलिकॉन स्टील के बने हुए, परंतु ये CRGO से नहीं बनाए जाते हैं। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड है वो CRGO का होता है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील होता है, ठीक है। तो जो ये मोटर है, मोटर का ये पार्ट जो हम दिखा रहे हैं, ये आर्मेचर है। इसके बाद जो है वो स्टेटर होता है, उसमें ध्रुव होते हैं, स्टेटर ध्रुव। तो जनरली ये जो रोटर है, ठीक है, इसी को हम आर्मेचर कहते हैं। इस पर आर्मेचर पर जो है, आर्मेचर पर यहाँ पर जो बाइंडिंग की गई है, ये बाइंडिंग इस मशीन में दो प्रकार से की जाती है। नंबर 1 लैप बाइंडिंग और नंबर 2 वेव बाइंडिंग, ठीक है। लैप जो होती है, ठीक है, एक लैप बाइंडिंग होती है, एक तरंग या वेव बाइंडिंग होती है। जनरली ये दोनों बाइंडिंग जो है, लैप और वेव, ड्रम बाइंडिंग का प्रकार हैं। इनको हम ड्रम बाइंडिंग के नाम से, ड्रम कुंडलन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ। तो जनरली इसका हमको जब ये मशीन रोटेट करेगी तो इसमें होता क्या क्या है? मशीन के ऊपर जो बाइंडिंग की गई है, इसमें पोलों की संख्या 8 बताई गई है। और इसमें जो चालक हैं वो कितने बताए गए हैं? चालक जनरली 900 बताए गए हैं, ठीक है। और फ्लक्स प्रति ध्रुव ये कितना बताया गया है? 40 मिली वेबर, ठीक है। और इस मशीन की चाल कितनी है? 400 RPM। तो यहाँ जनरली एक फॉर्मूला होता है EEB, बैक EMF इक्वल टू 5ZNP/60A, और यहाँ होगा वोल्ट। ये जो है ये DC मोटर के लिए होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये DC मोटर के लिए है। अब यहीं पर अगर हम EG निकालेंगे तो ये जनरेटर के लिए हो जाएगा 5ZNP/60A, क्योंकि यहाँ G लिखा है और यहाँ पर B लिखा है। B मतलब ये होता है बैक EMF या विरोधी विद्युत वाहक बल। इसी को जनरली हम किस नाम से जानते हैं? काउंटर EMF के नाम से, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? काउंटर EMF के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम जनरली किस नाम से जानते हैं? काउंटर EMF के नाम से भी जानते हैं। और इसी को कहा जाता है विरोधी विद्युत वाहक बल या बैक EMF, ठीक है। हम चल रहे हैं जनरली यहाँ पर। अब एक बात और, यहाँ पर क्या बोला गया है? लैप कुंडलन। तो यहाँ निर्धारण करने में
बहुत से बच्चे लोग जो आप लोग जो है परेशान होते हैं, ये नहीं पता चलता है कि लैप वाइंडिंग में हमारे ध्रुवों की संख्या और समांतर पथों की संख्या बराबर होती है या तरंग वाइंडिंग में। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, एक बिल्कुल आसान सा शब्द है, आप केवल इसको LAP लिखिए, ठीक है, लैप लिखिए। अब यहाँ से देखते हैं कि जो लैप वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग जो होती है, ये 3 शब्द लिखिए, L को इधर कर लिए। जो लैप होता है ये होता है लो वोल्टेज के लिए, ठीक है, लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है ये, ठीक है। अगर ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है तो हम क्या करेंगे, इसका उपयोग किस में करेंगे, छोटी मशीनों में करेंगे, ठीक है, छोटी मशीनों में करेंगे। और वोल्टेज लो हो गया, मशीनें छोटी हो गई, तो इसका धारा का मान जो है, धारा का मान कैसा हो जाएगा, वोल्टेज अगर कम है तो धारा होगी ज़्यादा। धारा जो है उच्च धारा के लिए इन मशीनों का डिजाइन किया जाता है, ठीक है। कौन सी धारा, उच्च धारा के लिए इन मशीनों का डिजाइन किया जाता है। जो लैप बाइंडिंग होती है इसमें धारा का वैल्यू कैसा होता है, अधिक होता है, और वोल्टेज कैसा होता है, निम्न होता है। मशीनें कैसी होती है, छोटी होती हैं, ठीक है। अब इसमें ए जो होता है ये बराबर P होता है, समांतर पथों की संख्या बराबर ध्रुवों की संख्या। समांतर जो पथ होते हैं, ठीक है, समांतर पथ जो होते हैं, समांतर पथ, ठीक है, समांतर पथ इक्वल टू A, और ध्रुव बराबर जो ध्रुव होते हैं ये होते हैं P। तो जनरली जो लैप बाइंडिंग होती है, तो लैप बाइंडिंग में ध्रुवों की संख्या जो समांतर पथ होते हैं इनकी संख्या ध्रुवों की संख्या के बराबर रखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसमें कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स है, क्वाड्रप्लेक्स है। जो प्लेक्स है, प्लेक्स का मतलब होता है एक परत की वाइंडिंग, उसके ऊपर दूसरे परत की वाइंडिंग, ठीक है। एक परत की अगर वाइंडिंग की गई तो सिंप्लेक्स वाइंडिंग है, 2 परत अगर वाइंडिंग की गई है तो डुप्लेक्स है, 3 परत की अगर वाइंडिंग की गई है तो ट्रिप्लेक्स है, ठीक है। तो यहाँ जनरली होता है समांतर पथों की संख्या बराबर प्लेक्स गुणे पोल, ठीक है। अगर हम प्लेक्स से निकालते हैं, कभी कभी यहाँ डुप्लेक्स दे देगा तो हम क्या करेंगे, समांतर पथों की संख्या, ठीक है, बराबर ध्रुवों की संख्या गुणे प्लेक्स होता है, ऐसे हम निकाल लेते हैं। तो जनरली जो लैप वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग में A बराबर P और L बराबर लो वोल्टेज की वाइंडिंग। अगर वोल्टेज लो है तो मशीनें छोटी होंगी, कम वोल्टेज की छोटी मशीनें होती हैं। अगर मशीनें छोटी हैं और वोल्टेज कम है तो धारा का मान ज़्यादा होगा। अब इसी का जरा उल्टा सोचिए, ये आपकी लैप बाइंडिंग होगी। अब अगर वेव बाइंडिंग होगी तो वेव बाइंडिंग होगी तो ये सब चीज़ उल्टा हो जाएगा, मशीनें बड़ी हो जाएंगी, ठीक है, मशीनें बड़ी हो जाएंगी, धारा का मान कम हो जाएगा और वोल्टेज का मान उच्च हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम इसको पकड़ सकते हैं। अब देखिए जरा अगली कंडीशन, तो यहाँ पर जब आपका A बराबर P हो गया, लैप वाइंडिंग में जो होता है समांतर पथों की संख्या जो होती है ध्रुवों की संख्या के इक्वल होती है, तब यहाँ पर हम A बराबर P रख सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, EB बराबर फाई ZN, ठीक है, बटे 60, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो दोनों आपस में इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ P रख देंगे तो A बराबर यहाँ भी P रख देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब जो वैल्यू आपके पास बचा है उनको सबको इसके स्थान पर रख दीजिए। तो EB बराबर फाई का मान हम इतना रखेंगे, ये कितना दिया गया, ये हो जाएगा 40 गुणे 10 का घात -3 वेबर, ठीक है। तो हम रखेंगे कितना, 40 गुणे 10 का घात -3। अब ये हो जाएगा आपका N, चाल कितनी है 400, तो यहाँ पर रख देंगे 400। अब जो Z है, Z समांतर ये चालकों की संख्या है, यहाँ हम कितनी रखेंगे 900 बटे 60 रख देंगे, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से काटेंगे, ये 2 आया, इधर आया 3, 3 से इसको काट देंगे तो ये कितना आ गया, 3 से इसको काट देंगे तो ये 300 आ गया। अब क्या करेंगे, जनरली यहाँ से देखिए, यहाँ से देखेंगे 1 जीरो 2 जीरो और 3 जीरो, ये माइनस में आपका लिखा है तो ये पूरा कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो EB बराबर 2 × 40 × 3 इक्वल टू कितना, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 240 वोल्ट आपका क्या आया, EMF निकल करके सामने आया। बात समझ में आई। अगर कोई मशीन है और उस पर आर्मेचर पर लैप वाइंडिंग अगर की गई है तो लैप वाइंडिंग जो होती है वो छोटे मशीनों के लिए होती है। इसमें क्या, L मतलब होता है लो, मतलब वोल्टेज का वैल्यू कम होता है। अगर वोल्टेज का वैल्यू कम होता है तो उसमें धारा का वैल्यू ज़्यादा रखा जाता है। और समांतर पथों की संख्या जो है ध्रुवों की संख्या के इक्वल होती है,
ठीक है, यहीं से हम इसको पहचान लेंगे। इसी का उल्टा सोचते हैं किसमें, इसी का उल्टा सोचते हैं हम किसमें, जो आपकी वे बाइंडिंग होती है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है परीक्षा में जो सही किया गया था वो था 240 वोल्ट और ऑप्शन नंबर 3 सही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। हमारे किसी भी प्रकार के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा कर के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और फाइल ऑप्शन पर जाएंगे, टेलीग्राम में फाइल ऑप्शन पर जाएंगे, वहाँ से आपको कंप्यूटर की रीजनिंग, हिंदी, जीके सभी प्रकार की बुक्स फ्री में उपलब्ध हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन और साधारण क्वेश्चन हैं इनका भी पीडीएफ आपको उस पर टेलीग्राम पर जाएंगे तो फ्री में उपलब्ध हो जाएगा। और टेलीग्राम की जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और हमारे पिछले वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी प्रकार के हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। रीजनिंग भी, हिंदी, जीके सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया है जो परीक्षा में वो पूछा गया है कि लंबी संचरण लाइनों में फेरेंटी प्रभाव क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ठीक है, ये क्या कहता है कि लंबी संचरण लाइनों में लंबी संचरण लाइनों में फेरेंटी प्रभाव क्या है। अब ये फेरेंटी प्रभाव क्या होता है, सुनिए हमारी बात बहुत ध्यान से। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन था तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कहाँ से मिलेगा। जनरली हम क्या करते हैं कि जो ये चालक आपका है, ठीक है, जो ये आपकी सप्लाई यहाँ से जा रही है 3 फेज की सप्लाई, अब ये एक सिरा इसका क्या है, एक सिरा इसका RYB और दूसरा सिरा RYB। हम जनरली अगर ये सप्लाई इसमें इस साइड से भेजी जा रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सेंडिंग एंड। ठीक है, इसको कहेंगे सेंडिंग एंड, और इस वाले को हम कहेंगे रिसीविंग। ठीक है, इसको कहेंगे रिसीविंग एंड। अब जनरली होता क्या है कि इनमें एक चालक से दूसरे चालक के बीच में क्या बनता है, एक चालक से दूसरे चालक के बीच में कैपेसिटेंस बनता है, जो है धारिता का व्यवहार होता है, और चालक से ग्राउंड के बीच में भी, ठीक है, चालक से ग्राउंड के बीच में भी कैपेसिटेंस बनता है। अब होता क्या है कि इस कैपेसिटेंस को स्थायी रखना पड़ता है। अगर इसको स्थायी नहीं रखेंगे तो कितना भी आप स्थायी करेंगे तब भी ये बदलते हैं। तो होता क्या है कि कभी कभी ये कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, कैपेसिटेंस जो C होता है, धारिता होती है, इसका वैल्यू चालकों में जाता है बढ़। ठीक है, लाइन कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। जब लाइन कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा कि जहां जो सेंडिंग एंड है, सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड पर जो वोल्टेज है वो ज़्यादा प्राप्त होगी। वोल्टेज ड्रॉप की अपेक्षा उसमें क्या होगा कि उसमें वोल्टेज जो है बढ़त प्राप्त होगी। जैसे मान करके चलिए यहाँ पर 132 kV की सप्लाई भेजी गई, सेंड की गई, तो यहाँ पर 132.05 kV की सप्लाई प्राप्त हो गई। मतलब हमारी सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड पर अधिक वोल्टेज प्राप्त हो रही है। तो ये जो प्रभाव होता है, ठीक है, ये प्रभाव जो होता है मतलब सेंडिंग एंड से जब रिसीविंग एंड पर, ठीक है, जो प्रेषण सिरा होता है, प्रेषण सिरा से अभिग्राही सिरा, इसको क्या कहेंगे, प्रेषण सिरा। ठीक है, प्रेषण सिरा, और ये कौन सा है, अभिग्राही सिरा। ठीक है, जब प्रेषण सिरा से अभिग्राही सिरा पर क्या होता है, जब प्रेषण सिरा से अभिग्राही सिरा पर वोल्टेज का मान, ठीक है, बढ़ जाता है या अधिक हो जाता है, तो इस प्रभाव को हम संचरण लाइनों में किस नाम से जानते हैं, इस प्रभाव को संचरण लाइनों में फेरेंटी प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमारी बात समझ में आई। अब अगली बात, ये प्रभाव होता किसके कारण है, ये प्रभाव होता है धारिता के उच्च होने के कारण। किसके कारण, जो लाइन धारिता है, ठीक है, कौन सी धारिता, लाइन, जो लाइन धारिता है इसकी वैल्यू ज़्यादा होने के कारण आपको फेरेंटी प्रभाव देखने के लिए मिलता है। अब इस प्रभाव को समाप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इस प्रभाव को समाप्त करने के लिए यहाँ पर स्टार या
डेल्टा में क्या लगाएंगे, रिएक्टर लगाए जाते हैं। ठीक है, क्या लगाए जाते हैं, रिएक्टर स्थापित किए जाते हैं। इस प्रभाव को, ठीक है, ये प्रभाव जो है समाप्त करने के लिए ये प्रभाव समाप्त हो जाता है किसके द्वारा, रिएक्टर लगा करके। रिएक्टर को हम कैसे स्थापित करेंगे, स्टार या डेल्टा में इस चालकों के यहाँ पर स्टार या डेल्टा बना करके। ठीक है, रिएक्टर जनरली रिएक्टर होता क्या है, रिएक्टर जो होता है ये एक प्रकार की कॉइल होती है, इसको हम स्टार या डेल्टा में स्थापित करके इसी पर लगा देंगे तो ये जो फेरेंटी प्रभाव है ये समाप्त हो जाता है। हमारी बात आपको समझ में आई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये परीक्षा में था और इसका आंसर सही किया था। सेंडिंग एंड से जब किसी चालक में या किसी लाइन में प्रेशर सिरे से अभिग्राही सिरे पर वोल्टता का मान बढ़ जाता है तो यह प्रभाव क्या कहलाता है, आपका फेरेंटी प्रभाव कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई हमारी? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, मैं आपको हर तरीके के क्वेश्चन से वाकिफ करवा दूंगा। आपको हर तरीके के कोई भी क्वेश्चन सामने आएगा तो उस क्वेश्चन का फुल डिटेल आपको बताऊंगा और प्रत्येक क्वेश्चन का फुल डिटेल बताऊंगा और ऐसे ही आगे बताता भी रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आस्की से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि जब हम किसी कंप्यूटर के कुंजी पटल में किसी भी की का उपयोग करते हैं या किसी भी की को प्रेस करते हैं तो आस्की कोड की कितनी जो आस्की प्रणाली है उसमें कितने बिट एक साथ जाते हैं या स्टोर होते हैं। तो जब हम किसी कंप्यूटर के जब कुंजी पटल या फिर हम कीबोर्ड की कोई भी बटन एक की जब प्रेस करेंगे तो आस्की कोड में जो बाइनरी होता है बाइनरी की 7 कितनी 7, ठीक है, 7 जो बिट है वो एक बार में उसमें स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, तो जनरली इसको कहा जाता है आस्की। ठीक है, ASCII ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है और इसका उपयोग जनरली किस में किया जाता है। सबसे पहली बात, आस्की का फुल फॉर्म जो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ये होता है इसका फुल फॉर्म। याद रखना ये फुल फॉर्म कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब अगली बात, जो आस्की होती है ये आस्की कोड जो होता है ये किसमें 7 बिट और आस्की 8 बिट दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, 7 बिट और 8 बिट। अब अगली बात, जो आस्की 7 होता है, आस्की 7 में करेक्टर, ठीक है, जो करेक्टर होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या जो है जनरली होती है 128। कितनी होती है, आस्की 7 में करेक्टर की संख्या 128 और आस्की 8 में जो करेक्टर होते हैं, ठीक है, करेक्टर जो होते हैं इसकी संख्या जनरली कितनी होती है 256। ये बात याद रखना, ये भी परीक्षा में उठाए गए क्वेश्चंस हैं। अब आगे, जो हम कोई भी जो कीबोर्ड होता है, ठीक है, जो कीबोर्ड होता है इसकी हम कोई भी एक की जब दबाते हैं, ठीक है, की दबाते हैं तो आस्की की 7 बिट स्टोर होती है। ये बात याद रखना, ठीक है, 7 बिट जो है वो स्टोर होती हैं। अब अगली बात, BCD कोड जो है वो क्या होता है, जो BCD होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल इसका नाम है। बाइनरी कोडेड डेसिमल इसका नाम है। क्या नाम है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल इसका नाम है और जनरली इसको BCD को जो है हम 8421 कोड
इस नाम से भी जानते हैं। ये बात याद रखना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हाइड्रोजनेटर के साथ संयोजित उच्च गति की, क्वेश्चन को हम नोट कर रहे हैं। हाइड्रोजनेटर के साथ, हाइड्रोजनित्र के साथ उच्च गति की हाइड्रोजनित्र के साथ उच्च गति की, खाली स्थान, इसके बाद बोला है टरबाइन, उच्च गति की टरबाइन जो क्षैतिज रूप में स्थापित की जाती है, जो क्षैतिज रूप में स्थापित की जाती है, कौन सी है, की जाती है। तो यहाँ पर जनरली आपको भरना था, तो यहाँ पर हम लोग क्या भर सकते हैं। यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले जब आपका टरबाइन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, हाइड्रोजनेटर में टरबाइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, क्षैतिज अगर उसमें लिखा हो, ठीक है, तो क्षैतिज रूप में केवल एक ही ऐसी टरबाइन है जो केवल और केवल क्षैतिज रूप में स्थापित की जाती है, जिसका नाम है इम्पल्स टरबाइन। ठीक है, क्या नाम है, इम्पल्स टरबाइन। और इसी का दूसरा नाम है, क्या नाम है, पेल्टन। इसी का दूसरा नाम है पेल्टन व्हील टरबाइन, पेल्टन व्हील टरबाइन। अब चलते हैं जरा इसकी हिस्ट्री पर। इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो ये वाला पेपर में लिया गया था, इस वाले ऑप्शन को पेपर में नहीं दिया गया था। ठीक है, अब चलते हैं इस टरबाइन की स्थिति या कंडीशन के ऊपर। जो ये हाइड्रो पावर प्लांट है, ये जनरली कैसा होता है, ये बेस लोड प्लांट कहलाता है। इस प्लांट को हम किस नाम से जानते हैं, बेस लोड प्लांट। ठीक है, बेस लोड प्लांट, इसकी परिभाषा क्या होती है, क्या होता है बेस लोड प्लांट, ऐसे शक्ति संयंत्र जिनमें वर्ष भर सदैव विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है, और ये जमीन या जगह ज़्यादा घेरते हैं और इनको स्थापित करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है, जगह ज़्यादा घेरते हैं, पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऐसे जो शक्ति संयंत्र होते हैं इनको बेस लोड प्लांट कहा जाता है। अब इसी के विपरीत में और होते हैं जिनको पीक लोड प्लांट कहा जाता है। पीक लोड प्लांट क्या होते हैं, ऐसे विद्युत शक्ति संयंत्र जिनकी स्थापन लागत या इसको बनाने में जो है वो कम पैसा लगता है, परंतु प्रचालन लागत अधिक होती है। और जो बेस लोड होते हैं इनकी प्रचालन लागत अधिक होती है, परंतु प्रचालन लागत होती है कम बेस लोड की, परंतु इसकी स्थापन लागत जो है वो ज़्यादा होती है। इसी के विपरीत यहाँ पर होता है, पीक लोड जो होते हैं इनकी स्थापन लागत जो होती है वो कम होती है, परंतु प्रचालन लागत जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, ये जो बेस लोड प्लांट हैं, ये जब इनको स्थापित करेंगे तो जगह ज़्यादा घेरते हैं, और जो पीक लोड होते हैं ये जगह कम घेरते हैं। ठीक है, और बेस लोड प्लांट को जल्दी से प्रारंभ नहीं किया जा सकता है, जबकि पीक लोड प्लांट को इंस्टेंटेनियस प्लांट होते हैं, इनको तुरंत स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारी बात समझ में आई। अब चलते हैं इम्पल्स टरबाइन। ये एक ऐसी टरबाइन है जिसको कैसे स्थापित किया जाता है, क्षैतिज में। ठीक है, क्षैतिज रूप में स्थापित किया जाता है। इसकी जो गति है, गति जनरली कितनी होती है, इम्पल्स टरबाइन की गति जो होती है वो 10 से 35 RPM होती है। यहाँ पर आपको एक सस्पेंशन मिलेगा, कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये टरबाइन जो है सबसे उच्च गति की टरबाइन है। उसके बावजूद भी सभी राइटरों ने जन्म से ही यही भाषा लिखी है यहाँ 10 से 35, और यही परीक्षा में भी सही करता है। ठीक है, पेल्टन व्हील टरबाइन जो होती है जनरली नोजल या फोर्स के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, फोर्स के द्वारा चलती है। ठीक है, फोर्स के द्वारा चलती है, और इस पर जो है फोर्स किसका दिया जाता है, पानी का जो जेट होता है, पानी का
जेट ये दिया जाता है। तो ये फोर्स जैसे प्रेशर देते हैं, गाड़ी जो बाइक धुलाई वगैरह मशीन होती है ना, उसमें जो प्रेशर निकलता है तो वही प्रेशर यहाँ पर दिया जाता है। इसको पानी का जेट कहते हैं। तो जेट के द्वारा इसका रनर, ठीक है, इसके पार्ट कौन से होते हैं? एक होता है रनर, इसी पर लगी होती है बकेट, ठीक है, इसी पर लगी होती है बकेट, और बकेट पर दिया जाता है पानी का जेट। और ये रनर के साथ में जुड़ा होता है क्या? रनर के साथ में जुड़ा होता है शाफ्ट, और इसी शाफ्ट पर जुड़ा होता है क्या? टरबाइन, सॉरी, इसी शाफ्ट पर जुड़ा होता है जनित्र, ठीक है। और जनित्र ये कौन सा होता है? इस जनित्र का नाम होता है टर्बो जनित्र। ये तेजी या उच्च गति से चलने वाली टरबाइन है। वैसे टर्बो जनित्र को जो हम टर्बो जनित्र जो होता है, टर्बो जनरेटर को हम गैस टरबाइन के साथ में स्थापित करते हैं। इसकी गति 3000 से 1500 आरपीएम, या तो आपकी 3000 आरपीएम होगी। अगर 3000 आरपीएम इसकी स्पीड है तो पोलों की संख्या 2 होगी, ध्रुवों की संख्या 2 होगी, एन का मान इतना। यदि ये आरपीएम कितनी है? 1500 है, ठीक है, 1500 आरपीएम है, तो ध्रुवों की संख्या यहाँ पर जनरली कितनी होगी? 4 होगी, पोल 4 हो जाएंगे। अब अगली बात, जो आपकी पेल्टन व्हील टरबाइन है, इसको हमेशा क्षैतिज रूप में स्थापित किया जाता है। इसका जो केस होता है, मतलब कवर, ठीक है, क्या होता है? इसका जो कवर होता है, कवर को हम किस नाम से जानते हैं? केसिंग के नाम से जानते हैं, केसिंग के नाम से जानते हैं। और ये केसिंग कैसा होता है? ढलुआ लोहे का बना होता है, ठीक है, ढलुआ लोहे का बना होता है। किसका बना होता है? ढलुआ लोहे का। पेल्टन व्हील टरबाइन का जो कवर होता है ये ढलुआ लोहे का बना होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब पेल्टन व्हील टरबाइन के बकेट पर जो पानी का जेट है वो दिया जाए और कुछ समय बाद पानी का जेट बंद कर दिया जाए, उसके बावजूद भी इसका रनर कंटिन्यू घूमता रहता है और कुछ लंबे समय बाद ये रुकता है, तो ये किसके कारण कंटिन्यू घूमता रहता है? तो याद रखना, इसका रनर जो है क्या, इसका रनर जो है वो किसके कारण देर तक घूमता रहता है? पानी का जेट बंद करने के बाद भी, ठीक है, क्या बंद करते हैं? जेट को बंद करते हैं, ठीक है, बंद कर देते हैं। उसके बावजूद भी ये रनर जो है कंटिन्यू घूमता रहता है। ये किसके कारण घूमता रहता है? कौन सा सिद्धांत है यहाँ? बच्चे लोग याद रखना, ये होता है जड़त्व, ठीक है, ये जड़त्व, इनरेशिया। इसके कारण ये रनर जो है काफ़ी देर तक घूमता रहता है। जैसे हम लोग जब साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का जब पेडल होता है उसको बंद कर देते हैं, साइकिल फिर भी आगे चली जाती है। ये होता है जड़त्व का नियम। जब बंदूक से गोली निकलती है तो बंदूक पीछे की ओर झटका लेती है, ये होता है जड़त्व का नियम, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर था इम्पल्स टरबाइन। अब कुछ और बात कर लेते हैं। जो आपकी जो इम्पल्स टरबाइन है, ठीक है, इम्पल्स टरबाइन है, इसको पेल्टन व्हील टरबाइन के नाम से जानते हैं। इस टरबाइन की खोज जो है 1870 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? इस टरबाइन की खोज 1870 ईस्वी में, ठीक है, इस टरबाइन की खोज 1870 ईस्वी में की गई थी। और खोजकर्ता का नाम है लेस्टर एलन पेल्टन, ठीक है, क्या नाम है? लेस्टर एलन पेल्टन। इन्होंने अपने ही नाम पर इस टरबाइन का नाम रख दिया था, लेस्टर एलन पेल्टर। ये भी याद रखना, इस टरबाइन को हमेशा क्षैतिज रूप में स्थापित किया जाता है और इस टरबाइन के साथ रोलर बियरिंग का उपयोग किया जाता है। बियरिंग कौन सा लगाते हैं? रोलर, ठीक है, रोलर बियरिंग का उपयोग किया जाता है, या फिर रोलर के स्थान पर बुश बियरिंग भी इसमें उपयोग में लाई जा सकती हैं, ठीक है। बात समझ में आई हमारी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, एक बात और, ये टरबाइन जो है, जो आपकी पेल्टन व्हील टरबाइन है, पेल्टन व्हील टरबाइन हाई हेड लो डिस्चार्ज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जिस स्थान पर पेल्टन व्हील टरबाइन का उपयोग किया जाएगा वहां पर डैम की ऊंचाई ज़्यादा, ठीक है, जो पानी होता है उसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी, परंतु ये पानी की खपत जो है वो कम करता है। पानी की खपत ये नोजल के द्वारा करता है। इस टरबाइन में 1 नोजल, 2 नोजल, 3 नोजल और 4 नोजल हो सकते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा नोजल रहेंगे उतनी इसकी क्षमता ज़्यादा होगी। अब जनरली इस वाली टरबाइन का उपयोग हम बांध की कितनी ऊंचाई हो सकती है? 150 मीटर से ऊपर, ठीक है, 150 मीटर से ऊपर जब बांध की ऊंचाई होती है तो हम इस टरबाइन का उपयोग करते हैं, ठीक है। 150 मीटर जब टरबाइन की
बांध की ऊंचाई होती है तो हम इस टरबाइन का उपयोग करते हैं। जनरली 60 मीटर तक, कितने मीटर तक? 60 मीटर तक जो है हम किस टरबाइन का उपयोग करेंगे। वैसे और कम ही देता है, जैसे मान करके चलिए 45 मीटर ऐसे देता है। तो यहाँ पर लगती है कप्लान, ठीक है। कप्लान जो टरबाइन होती है ये सरल ऊर्ध्वाधर टरबाइन होती है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर टरबाइन होती है। इसके बाद 45 मीटर से 150 मीटर तक जो होती है ये होती है फ्रांसिस, ठीक है, फ्रांसिस टरबाइन का उपयोग करते हैं। और इसके बाद 150 मीटर से ऊपर जो है ये लगती है आपकी क्या, पेल्टन व्हील टरबाइन का उपयोग करते हैं। ये डाटा अपना नोट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चे लोग, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरा देखें, क्योंकि वीडियो में प्रत्येक क्वेश्चन को इतनी बारीकी से समझाया गया है कि आपके पेपर में इससे रिलेटेड फिर कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आ गया तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और दूसरी बात, जब वीडियो देखें तो कॉपी पेन लेकर के बैठें और उसको 2 बार वीडियो कम से कम देखें, एक बार पूरा देखें, दोबारा में उसको वीडियो को पोस्ट करके रोक कर उसको नोट कर लें कॉपी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सतह पर स्थापित किए जाने वाले जो वुडन पोल होते हैं, लकड़ी वाले जो बोर्ड होते हैं, उनकी थिकनेस मतलब मोटाई कितनी रखी जाती है। जो बोर्ड होते हैं, कौन से बोर्ड, ठीक है, जो बोर्ड होते हैं किसके, लकड़ी के बोर्ड जो होते हैं, ठीक है, लकड़ी के जो बोर्ड होते हैं, ठीक है, इसकी मोटाई हम कितनी रखते हैं। और इन बोर्डों को जनरली कहाँ पर स्थापित किया जाता है, सतह पर, ठीक है। सतह किसकी होती है, दीवार की, ठीक है, दीवार की सतह पर इन बोर्डों को स्थापित किया जाता है। और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि जो बोर्ड, लकड़ी के जो बोर्ड स्थापित किए जाते हैं, इन बोर्डों की जो मोटाई होती है, थिकनेस, ठीक है, जो मोटाई होती है ये कितनी रखी जाती है। और बोर्ड में जो ये मोटाई हम बता रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये डाटा ऐसे बना रहता है, यहाँ पर ये वाला सेक्शन होता है, ठीक है, ये वाला जो सेक्शन होता है अगर लकड़ी का रहेगा ये कुछ ना कुछ तो मोटा होगा, पीवीसी का जो है वो बहुत पतला होगा। यहाँ पर इस वाले सेक्शन की बात की जा रही है, ये जो मोटाई होगी यहाँ से यहाँ तक, इतने बीच की जो मोटाई होगी, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसकी मोटाई जो है, ये मोटाई जो है ये जनरली कितनी होती है, ये क्वेश्चन था। तो आप लोग याद रखना, इसकी मोटाई जो होती है ये 6.5 mm, ठीक है, जो लकड़ी के बोर्ड होते हैं उसकी 6.5 mm मोटाई होती है। और इसको हम फर्श से, कहाँ से, फर्श से जनरली कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थापित करते हैं। तो ये भी बात अपनी याद रखना, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर बोर्ड, जो स्विच बोर्ड होता है, एसबी के नाम से जानते हैं, स्विच बोर्ड को फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। जो बोर्ड होते हैं, स्विच बोर्ड जो होते हैं, ये जनरली किस किस के बनाए जाते हैं। नंबर 1 होती है वुड, लकड़ी, ठीक है, लकड़ी के बनते हैं। लकड़ी कौन सी होनी चाहिए, चीड़, साखू, सागौन, मतलब मजबूत लकड़ी होनी चाहिए, जल्दी से खराब ना हो, कीड़े मकोड़े इसको ना खा जाएं। इसके बाद ये बोर्ड जो है जनरली पीवीसी के बनते हैं, ठीक है, पीवीसी के बनते हैं। और ये बोर्ड जो है धातु के भी बनते हैं, ठीक है। जो बोर्ड होते हैं दीवारों में जो स्थापित किए जाते हैं, ठीक है, इन बोर्डों को लकड़ी से, पीवीसी से और धातु से, इन सभी से बनाया जाता है, ठीक है। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या कहता है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस क्षमता से ऊपर की क्षमता के तेल ट्रांसफार्मरों के साथ बुकोल्ज रिले का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि किस क्षमता से ऊपर की क्षमता के ट्रांसफार्मर में बुकोल्ज रिले का उपयोग किया जाता है, अब जनरली जो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 750 kVA, ठीक है, 750 kVA। यहाँ पर
जो ये क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर तो ये हो गया, परंतु हमारी कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती है। अब मैं बताता हूँ आपको कि इसका बुकोल्ज रिले का पूरा डिटेल। बुकोल्ज रिले जो है वो सामान्यतः कैसे बनता है, कहाँ लगता है और इसको किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में स्थापित किया जाता है और क्यों स्थापित किया जाता है, ये सभी सवाल आपके यहाँ से परीक्षा में बनते हैं। तो जनरली यहाँ पर ठीक है बुकोल्ज जो रिले होता है, ठीक है बुकोल्ज रिले होता है। अब ये रिले होता है कैसा, इस रिले को गैस रिले के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है इस रिले को गैस रिले के नाम से भी जाना जाता है। जनरली बुकोल्ज रिले जो होता है इसमें 2 फ्लॉट स्विच, ठीक है 2 फ्लॉट स्विच का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो बुकोल्ज रिले होता है इसे कहाँ स्थापित करते हैं, ट्रांसफार्मर तथा कंजर्वेटर, ठीक है कंजर्वेटर के साथ एक पाइप के द्वारा ऊपर दोनों को स्थापित कर दिया जाता है। जैसे मान करके चलिए ये ट्रांसफार्मर का ऊपरी ढक्कन है, ठीक है ये ढक्कन है और यहाँ पर ये पाइप लगाए, यहाँ पर ये कंजर्वेटर स्थापित कर दिए। जब कंजर्वेटर स्थापित यहाँ किए और यहाँ पर ऑयल डालने के लिए इनलेट वाल्व होता है और इसके बीचों बीच यहाँ पर जो है ये स्थापित किया जाता है आपका क्या, यही है आपका बुकोल्ज रिले। तो बात समझ में आई, बुकोल्ज रिले को कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, कंजर्वेटर और ट्रांसफार्मर। ये क्या है, ये है ट्रांसफार्मर और ये क्या है कंजर्वेटर। तो कंजर्वेटर और ट्रांसफार्मर के बीच एक पाइप के माध्यम से बुकोल्ज रिले को स्थापित किया जाता है। अब ये बुकोल्ज रिले करता क्या है, बुकोल्ज रिले एक गैसीय रिले है। ये ट्रांसफार्मर के सभी आंतरिक प्रदोषों की सूचना, ठीक है क्या करता है, सूचना देता है। सभी इंटरनल जितने भी आंतरिक प्रदोष होते हैं ट्रांसफार्मर में, उस प्रदोष के कारण ट्रांसफार्मर में गैसें उत्पन्न हो जाती हैं, जिसकी सूचना जो है ये कंजर्वेटर किसको देता है, रिले को देता है। और रिले जो है वो किसको ट्रांसफर करता है, रिले जो है सर्किट ब्रेकर को ट्रांसफर करता है और सर्किट ब्रेकर पूरा सिस्टम जो है बंद कर देता है। अब जो यहाँ पर लिखा गया है कि फ्लॉट स्विच, जो बुकोल्ज रिले होता है, बुकोल्ज रिले में जो फ्लॉट स्विच होता है ये जनरली कैसा होता है, ये जनरली मरकरी, ठीक है मरकरी स्विच, ठीक है मरकरी स्विच, इसी को पारद स्विच भी कहा जाता है, ठीक है। और ये होता है कैसा, लिक्विड, ठीक है ये लिक्विड स्विच होता है, लिक्विड स्विच होता है क्योंकि इसमें 2 फ्लॉट होते हैं और दोनों फ्लॉट जो है वो उसी तेल के ऊपर तैरते रहते हैं। जब गैस का प्रेशर बढ़ता है तो ये क्या है, ये रिले जो है स्वतः ही प्रचालित हो जाता है और इसमें सप्लाई जो है वो डीसी सप्लाई बैटरी के माध्यम से सप्लाई दी जाती है और एक इसका टर्मिनल जो है वो रिले के लिए चला जाता है, ठीक है। तो ये बुकोल्ज, अब यहाँ पर जो है ये कंजर्वेटर दिखाई दे रहा है। कंजर्वेटर मेरे भाइयों 1/10वां भाग होता है आपके टैंक का, ठीक है। ये टैंक जो होता है, तेल का जो टैंक होता है, इसका 1/10वां भाग जो है वो किस में होता है, कंजर्वेटर में होता है। अब अगला क्वेश्चन और है कि जो ये बुकोल्ज रिले होता है इसका बाहरी ढांचा, ठीक है इसकी बाहरी जो बॉडी होती है, ये बाहरी बॉडी जो है वो जनरली किसकी बनी होती है, ये जनरली डलवा होती है, ठीक है डलवा लोहे से इसकी बॉडी को निर्मित किया जाता है, ये बात याद रखना। और इस इतनी क्षमता 750 kVA से ऊपर के जितने भी कौन से ट्रांसफार्मर हैं, तेल ट्रांसफार्मर। कौन से ट्रांसफार्मर, तेल ट्रांसफार्मर। कौन से ट्रांसफार्मर है, तेल, इसमें तेल का उपयोग किया गया है। ऐसे ट्रांसफार्मरों में बुकोल्ज रिले का उपयोग जो है वो अनिवार्य होता है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर लिखा है, ट्रांसमिशन सिस्टम ट्रैक्शन सिस्टम के लिए उपयोगी मोटर कौन सी होती है। जो ट्रैक्शन सिस्टम होता है, जनरली ट्रैक्शन सिस्टम का मतलब होता है कि रेलवे प्रचालन। तो रेलगाड़ी को चलाने के लिए हम सामान्यतः किस मोटर को उपयोग में लाते हैं, ये बात याद रखना, क्योंकि रेलगाड़ी जो होती है उसमें प्रारंभ में हाई टार्क चाहिए, ठीक है टार्क जो है उसका उच्च होना चाहिए। ट्रैक्शन जो सिस्टम होता है, ट्रैक्शन सिस्टम के लिए
ठीक है, के लिए हम किस मोटर का उपयोग करते हैं? जनरली यहाँ पर जो मोटर होती है डीसी श्रेणी मोटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि डीसी श्रेणी मोटर एक ऐसी मोटर होती है जिसको कभी भी बिगल लोड के प्रचालित नहीं किया जाता है, और ये मोटर ऐसी मोटर है जिस पर बिना लोड के हम इसको प्रचालित नहीं कर सकते हैं, और ये मोटर को प्रारंभ में इस मोटर का जो प्रारंभिक बल लोड होता है ये उच्च होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रैक्शन सिस्टम के लिए डीसी श्रेणी मोटर का उपयोग किया जाता है। अब जो डीसी श्रेणी मोटर है ये जनरली होती कैसी है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि डीसी श्रेणी मोटर है, इसका वाइंडिंग वगैरह ये सब कैसा होता है। तो ये डीसी श्रेणी मोटर है जनरली कुछ इस प्रकार से होती है। इसके इधर एन और एस पोल होंगे और यहाँ पर इसमें लगाया जाता है आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर स्थापित कर दिया जाएगा और ये रहती है शाफ्ट। ये हो गया आपका आर्मेचर। आर्मेचर जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर के दोनों पक्षों में होते हैं ब्रुश। जो ब्रुश होते हैं वो किसके होते हैं? जनरली ब्रुश कार्बन के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन होती है। ये श्रेणी मोटर जो है आपकी बनकर के तैयार है। तो यहाँ पर इस मोटर में होता क्या है कि इस मोटर को कभी भी हम बिगल लोड के प्रचालित नहीं करते हैं। ठीक है, और इसी मोटर के समान ट्रैक्शन प्रणाली में अगर आपकी डीसी श्रेणी मोटर नहीं दी है तो दिया होगा यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर, इसको सार्वत्रिक मोटर या सार्विक मोटर के नाम से भी जानते हैं। तो या तो हम सीरीज मोटर का उपयोग करेंगे या हम यूनिवर्सल का। जो यूनिवर्सल मोटर होती है जनरली इस मोटर को हम एसी की श्रेणी मोटर कहते हैं। ठीक है, एसी श्रेणी मोटर कहते हैं। अब अगली बात, जो डीसी श्रेणी मोटर के अभिलक्षण हैं वो अभिलक्षण आपके यूनिवर्सल मोटर से मिलते जुलते हैं। अगली बात, डीसी श्रेणी मोटर का जो टार्क होता है वो कितना होता है? टार्क जो होता है आर्मेचर टार्क समानुपाती आई का स्क्वायर। जनरली मूल बेसिक फॉर्मूला होता है फाई इंटू आई ए। जो फ्लक्स होता है और आर्मेचर धारा, यहाँ से डीसी श्रेणी मोटर में जो फ्लक्स होता है ये किसके समानुपाती हो जाता है? आर्मेचर धारा के समानुपाती हो जाता है। तो आपका आर्मेचर टार्क जो बनेगा जाके, ये आर्मेचर टार्क जो है यहाँ पर फ्लक्स के स्थान पर धारा रख देंगे, पहले से भी धारा है तो ये आर्मेचर धारा के वर्ग के सीधे समानुपाती, ठीक है, इस मोटर में टार्क होता है। अब डीसी श्रेणी मोटर की जो गति होगी वो एन गति जो होगी, ठीक है, ये विद्युत वाहक बल जो है EB इक्वल टू 5Z P बटे 60A। इस माध्यम से हम इसका बैक EMF निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ 2-3 पॉइंट और हैं जिनको बताते हैं जो बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। ठीक है, अब हम डीसी श्रेणी मोटर जो है इस श्रेणी मोटर का उपयोग हम किस में कर सकते हैं? मिक्सर ग्राइंडर में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे यूनिवर्सल मोटर लगाते हैं और इस मोटर की गति जो होती है ये जनरली हम कह सकते हैं कि शून्य लोड पर इस मोटर की गति जो है वो कैसी होती है? बहुत ज़्यादा होती है, अत्यधिक होती है, इनफाइनाइट भी कह सकते हैं। और इस मोटर को प्रचालित करने के लिए 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। 2 पॉइंट स्टार्टर को जनरली फेस प्लेट, ठीक है, फेस प्लेट स्टार्टर भी कहा जाता है। अब अगर जान करके चलिए, ये डीसी श्रेणी मोटर है, इसका जो टार्क आर्मेचर टार्क था ये आर्मेचर धारा के सीधे समानुपाती। अगर डीसी शंट मोटर रहेगा तो इसका टार्क आर्मेचर धारा के सीधे समानुपाती। ये कौन सी मोटर है? ये शंट है। ये कौन सी है? ये श्रेणी है। अब अगर कौन सी इंडक्शन मोटर आपकी रहेगी तो ये टार्क जो है ये समानुपाती हो जाएगा वोल्टेज के। और यदि यहाँ पर कौन सी मोटर हो जाए? सिंक्रोनस मोटर हो जाए तो सिंक्रोनस मोटर में जो टार्क है ये जनरली वोल्टेज के सीधे समानुपाती होता है। तो आज का हमारा वीडियो, आज के इस सेक्शन का वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।